क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है एंडरसन। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए यहाँ से जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, पॉजिट्रॉन या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान ही होते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश युक्त कण होता है, जबकि जो पॉजिट्रॉन होता है वो धन आवेश युक्त कण होता है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? कार्ल डेविड एंडरसन ने, और 1932 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनता है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक, और समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए और आपको पता चलेगा कि आपने साइंस को कितने अच्छे से पढ़ रखा है। थर्ड क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया। सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया और वो कौन थे? आर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रोगजनक जन्य रोग। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह मानव में एडिस मच्छर के काटने से प्रवेश करता है और ये एक विषाणु ठीक उसी लक्षण वाली बीमारी पैदा करता है जिस प्रकार की जो स्थिति डेंगू के रोग में उत्पन्न होती है। ठीक है ना। डेंगू जो होता है वही वायरस के कारण ही होता है, चिकनगुनिया भी वायरस के कारण ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जो पीडियाट्रिक्स है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स में शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ईसीजी, सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताइए कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी यानी कि हृदय। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने ईसीजी का फुल फॉर्म बता दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको ईसीजी या फिर ईकेजी भी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय की वैद्युत गतिविधि को बाहर से रिकॉर्ड किए जाने का एक परवाक्चीय व्याख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा CO+N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट वन की एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाता है और आपको पता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है और विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो फिलोक्विनोन्स। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडोल 3 एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह किसका वर्गीकरण है। तो इंडोल 3 एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह किसका वर्गीकरण है? तो ये ऑक्सीन का वर्गीकरण है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीन क्या होता है? तो ऑक्सीन एक प्रकार का पौधा हार्मोन होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? अशुद्धियों को बग के नाम के जाना जाता है, बग। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बॉटनी जो शब्द है किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ग्रीक। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि सूत्रकर्णिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखेंगे सूत्रकर्णिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। तो सूत्रकर्णिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट वन की आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्कियोप्टेरिस की बात करें तो सरीसृप और पक्षी यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे। जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम जो होंगे वो द्वितीय उपभोक्ता होंगे। द्वितीय उपभोक्ता क्यों? क्योंकि जो भेड़ बकरी हो गई वो प्राथमिक उपभोक्ता बनेंगी, क्योंकि उत्पादक के अगर हम रूप में देखें उत्पादक, तो उत्पादक में क्या आएगा, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि अगर बकरी को ले लें तो हरे पेड़ पौधे को वो बकरी खा लेगी, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता बनी। और प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोगों ने, इंसानों ने अगर खाया तो ये हो गए द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से। इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें P यानी कि मोमेंटस बराबर क्या होता है, P बराबर हम कह सकते हैं कि m गुने v, ठीक है, मास गुने वेलोसिटी। अब हमें से पूछा क्या जा रहा है कि संवेग और वेग के गुणनफल, यानी कि अगर मैं संवेग को यहीं रखूं और वेग को इसके नीचे ला दूं, इसका अनुपात, इसका अनुपात है, तो वेग, संवेग और वेग का अनुपात बराबर क्या निकलेगा, मास। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो यहाँ पे संवेग आप देख रहे हैं, संवेग का बताइए कि इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा। तो एम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, केजी हो जाता है, और वेलोसिटी के लिए मीटर प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखेंगे कि संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की गति विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कांच, ठीक है, कांच अगर कांच में प्रवेश करेगा तो वो न्यूनतम हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें नहीं काटा जा सकता है तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, जबकि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये तीनों को तीनों आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन हमसे पूछा क्या कहता है कि लिथियम कौन नहीं काटा सकता है, एल्युमिनियम को टिक करेंगे, केवल और केवल 3। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक पूछा जा रहा है, और मोस्टली लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को गलती करेंगे। ये ऑप्शन सी को टिक करके फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, लेकिन क्वेश्चंस में धनात्मक पूछा गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रांसीसियम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। बताइए कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, जैविक पर्यावरण में कह सकते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होगा। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा। अत्यधिक चारण से मृदा अपवर्धन हो सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर है, मृदा अपवर्धन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। ध्यान रखिए, खट्टे स्वाद की बात की जा रही है, तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये देखिए, अगर मैं इसको जिह्वा समझूं, ठीक है, मनुष्य का जिह्वा समझूं, तो ये हमारा एक अग्रभाग होता है, ये हमारा पश्चिम भाग हुआ, और ये हमारा जो कि पार्श्व साइड हुआ, ठीक है, दोनों तरफ पार्श्व हो गया। तो दोनों जब पार्श्व जो होते हैं वो खट्टे के लिए स्वाद की कलिकाएं होती है, खट्टे, ठीक है, उसी तरह से इधर भी खट्टा होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग का होता है वो हम कह सकते हैं कि मीठे स्वाद के लिए होता है, और पीछे का जो होता है वो तीखा होता है। दोनों साइड जो होता है वो खट्टे के लिए होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद के लिए जो होगा वो पार्श्व होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और अगला जो भाग होता है वो मीठे के लिए होता है, और पिछला जो भाग होता है वो कह सकते हैं तीखे के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। लसिका खाली स्थान से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। अवशोषित वसा का वहन करती है, यहाँ पे क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्षुद्रांत। ध्यान देगा, क्षुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आंत, यानी लसिका जो है छोटी आंत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। नेक्स्ट वन क्या है कि Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है।
और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसका ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Na2SO4, इसको मैं एक बार यहाँ पे लेता हूँ Na2SO4, तो ध्यान रखिएगा कि Na का जो हम कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना होता है, तो +1, और +1 यहाँ पे 2 लगा है तो यानी कि +2 हो गया, +2 इधर से, और ऑक्सीजन का -2 होता है यानी कि 4 लगा है तो ये 2 से गुना करेंगे तो -8, और हमें ये इक्वल करना होगा यानी कि -8 है और +2 है, तो फिक्स है कि S का जो होगा वो +6 होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ये दोनों तरफ प्लस माइनस मिलकर के ये 0 के बराबर करना होता है, तो अगर -8 यहाँ पे हो जा रहा है और +2 यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये फिक्स है कि +6 होगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए कि किलोवाट घंटा किसका एक यूनिट है। तो ध्यान रखेंगे किलोवाट घंटा यूनिट होता है ऊर्जा का, और ये बहुत ज़्यादा फीफियाई क्वेश्चन है, और कई लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं शक्ति को टिक करके, वाट देख करके वो शक्ति को टिक कर देते हैं। ऐसा गलती आप ना करें। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है, तो ध्रुवीकरण, ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। नेक्स्ट वन देखिए क्या करें कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल क्या करता है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताइए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इस वजह से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप की गति को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, घड़ी का जो सुई है वो क्या करता है, वो अपना निश्चित अंतराल पर वो अपने पुनरावृत्ति करता रहता है अपने टाइम पर, यानी कि ये 3 पे गया तो फिर फिक्स है कि कुछ समय के बाद फिर से 3 पाएगा, यानी अपना ये गति करता रहता है, और उसको हम लोग कहते हैं आवधिक गति, ठीक है, आवधिक गति कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन का पहला गति नियम कह सकते हैं किसकी होता है, तो जड़त्व का, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जड़त्व का। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें क्या होता है कि बल की परिभाषा भी मिलती है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि बल का परिभाषा तो पहले नियम से मिलता है, लेकिन बल का जो व्यंजक होता है F बराबर a में, ये कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से इसका व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, यानी जिन दो वस्तुओं में द्रव्यमान होगा उनके बीच, प्रत्येक वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है
ध्यान रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला दिया गया था, न्यूटन ने दिया था, सर्वात्रिक नियम आपको पता है, F बराबर G m1m2/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें पूछा क्या जाता है कि जी की वैल्यू बताइए। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इसका जो मात्रक होता है वो आपको याद रखना है, इसकी यूनिट बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। जबकि स्मॉल जी की अगर हम बात करें कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है, बताइए टेस्ला जो किसकी यूनिट है। तो ध्यान रखेंगे जो टेस्ला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है जिसका मात्रक टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो 3 मात्रक हो सकते हैं, टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से बढ़ जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होगा। और इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4 × ½ H2O होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल प्रवाह के मापने की यूनिट क्यूसेक होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक अथवा क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, ये 2 मात्रक आपको याद रखना है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड भी होता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, बताइए कि अमोनिया का एक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सही आंसर क्या होगा कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। चलो इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, ठीक है, और यह जल में अति विलय होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय जलीय विलयन है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना। आपको पता है कि अनिल, मैंने आपको कई बार याद कराया, अम्ल क्या करता है कि नीले को लाल में करता है, जबकि अमोनिया जो होता है एक क्षारीय जलीय विलयन है और क्षारीय होने की वजह से क्या करते हैं कि लाल को नीला करता है, जबकि अम्ल क्या करता है कि नीले को लाल में करता है। तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है कि ऐसी एक प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है जिसके माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन वापस आ जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन वापस आ जाती है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्सीजन वापस आ जाती है वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो रासायनिक गुण जो कि तय करता है। नेक्स्ट वन की कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए बाह्य चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। तो बताइए केंद्र की ओर क्या लगता है। साइकिल सवार जो है जो चौराहे पर मुड़ते समय उस पर एक बल लगता है, वो कौन सा बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर mv², ठीक है, बराबर mv²। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है न्यूमेरिकल के थ्रू भी, ठीक है। और यहाँ पर इस सूत्र में क्या होता है कि F जो है बल है, v वस्तु का वेग, m द्रव्यमान और r जो है घुमावदार पथ की त्रिज्या होती है, ठीक है। गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग अभिकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर जो कि चले जाते हैं, और इसके कई और भी उदाहरण होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक समझ लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। तो देखिए आपको पता है, मैंने ऊपर में क्या बताया था कि F बराबर क्या होता है ma, ठीक है, जो कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये फार्मूला निकलता है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूटन दिया गया 5, यानी कि जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। द्रव्यमान दिया गया 2 kg का और हमसे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पूछा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि a बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कुछ लोग यहाँ पे जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना टिक करके मीटर प्रति सेकंड को टिक कर देना, ऐसा गलती हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे जो यूनिट होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। तो ध्यान रखिए अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी वस्तु का मोमेंटम यानी कि उसका संवेग 20% घटा दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी कितनी होगी। सिंपल सी भाषा में मैथ्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज को जैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, 20% को कमी की जा रही है यानी कि -20 और -20, और दोनों का इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2 दूनी की 4 कर सकते हैं। तो कितना हो गया -40 और यहाँ पे +4 यानी कि 36% की कमी हो जाएगी, है कि नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है। सर्वाधिक वृद्धि की है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, बताइए कि ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है वो कौन सा है, और वो है हमारा पीयूष ग्रंथि। और मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसका वजन कितना होता है 0.6 ग्राम, ठीक है 0.6 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ हो जाता है कैल्शियम, ध्यान रखिएगा कैल्शियम करेक्ट आंसर है। कि एक चालक का प्रतिरोध किसके अनुपातिक है, अनुपातिक कह सकते हैं या फिर समानुपातिक कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि जो रेसिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो L/A होता है, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लंबाई के समानुपातिक होता है जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो हमसे पूछा गया अनुपातिक, यानी सही आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं कि तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुपातिक है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपातिक होता है, विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि जो कि व्यतिक्रमानुपाती कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे नियंत्रक छड़ के लिए बोरॉन या कैडमियम दोनों का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। बी और सी दोनों सही होगा। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। वे बोरॉन और कैडमियम जैसे रासायनिक तत्वों से बने होते हैं जो न्यूट्रॉन को, यानी कि जो कई न्यूट्रॉन को बिना विखंडन के अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग के रूप में अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया यकृत, तो आप बहुत बड़ी गलती किया है। यहाँ पे अंग पूछा जा रहा है, अंग के रूप में हम लोग त्वचा को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जो यकृत जिन लोगों ने टिक किया मैं आपको बता दूं कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पीयूष जो ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, त्वचा। एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा को एक अंग माना जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट कुछ कार्य हैं, जैसे शरीर का तापमान बनाए रखना और अन्य अंगों को जीवाणु से बचाना, जिसके लिए कुछ विशेष ऊतकों की आवश्यकता होती है। तो इतना चीज़ें आपको नहीं याद रखना, सिर्फ और सिर्फ समझिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो त्वचा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 0.8 एम्पियर की धारा 3 मिनट के लिए खींची जाती है। तो बताइए कि परिपथ में प्रवाहित आवेश कितना है। तो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम जो न्यूमेरिकल है किस फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे।
तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, IT, ठीक है, Q बराबर IT होता है, ठीक है। यानी Q जो यहाँ पे होता है वो आवेश होता है, आवेश बराबर हम धारा गुने समय करते हैं। तो हमारे पास धारा कितना है, 0.8 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे समय जो होता है वो सेकंड में होता है, ध्यान रखिएगा, 3 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 गुने 60, ठीक है। अब देखिए 6 18, 18 से 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 × 144, यानी कि 144 कर सकते हैं। पॉइंट के बाद एक जीरो आपका कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 144। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका हम लोग मात्रक देखें तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, यानी कि सी होगा 144 कूलम्ब, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। तो ध्यान दीजिएगा, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घटता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सही होगा। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। यह एक विशेष अर्धचालक कह सकते हैं कि डायोड होता है जो दृश्यमान प्रकाश को प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के दबाव या फिर तापमान में परिवर्तन के कारण एक गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संघनन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो द्रव्य का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है, और ये जो कथन है कह सकते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, देखिए क्वेश्चंस कभी कभी घुमा करके देता है, यहाँ पे द्रव्य ना लिख करके ऊर्जा लिख देगा। अगर ऊर्जा क्वेश्चंस में रहता है तो वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, और अगर क्वेश्चंस में द्रव्य तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। दोनों बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो था। यानी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था जूनो। तो बताइए कि किसके अध्ययन के लिए था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति के अध्ययन के लिए था। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी कि नासा द्वारा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया एक अंतरिक्ष शोधयान है। लगभग 5 वर्ष की लंबी यात्रा के पश्चात कह सकते हैं कि 5 जुलाई 2016 को यह बृहस्पति तक पहुंचने में सफल रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जूनो मिशन था वो बृहस्पति से संबंधित था और नासा ने इसको लॉन्च किया था 2011 में। अगला क्वेश्चन कि यूजेनिक्स का अध्ययन क्या है। यूजेनिक्स अध्ययन है किसका, तो यूजेनिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, अपने अनुवांशिकी घटकों को बदलकर मनुष्य को बदलना, उसको कहते हैं यूजेनिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कटरीना नाम दिया गया, कटरीना कैफ की बात नहीं की जा रही है, कटरीना नाम दिया गया, बताइए। तो ध्यान रखेंगे कटरीना जो नाम दिया गया था प्रभंजन यानी कि हरिकेन को नाम दिया गया था। हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए कटरीना जो है वर्ष 2005 में अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी प्रभंजक यानी कि हरिकेन का नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कटरीना हरिकेन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार एल्कोहल थर्मामीटर के आविष्कार के पूर्व हुआ था। देखिए ये पॉइंट गलत है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि पारद थर्मामीटर यानी कि पारा का जो थर्मामीटर का आविष्कार है वो एल्कोहल के थर्मामीटर के पहले हुआ था, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट गलत है, इसका बाद में हुआ था। हम आगे बात करेंगे कब हुआ था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार जर्मन भौतिक शास्त्री विज्ञानी जो थे डीजी फॉरनहाइट ने 1714 ईस्वी में किया था, जो कि ये बिल्कुल सही है। यानी इसका 1714 में हुआ था किसका, पारा थर्मामीटर का, जबकि एल्कोहल थर्मामीटर जो था वो 1709 में ही हो गया था। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यानी सही आंसर हमें आपका होगा, कथन हमें बताना था सही क्या है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है। हम यहाँ पे देखिए डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जर्मन भौतिक शास्त्रीय विज्ञानी जो थे डीजी फॉरनहाइट ने 1714 ईस्वी में पारा थर्मामीटर यानी कि पारा तापमापी का आविष्कार किया था।
इसके पूर्व इन्होंने 1709 में ही एल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार कर दिया था, जो कि कथन 1 में उल्टा लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गन धातु के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। गन धातु कह सकते हैं कि गन मेटल जो है, इसके इस्तेमाल में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो कॉपर, जिंक और टिन, यानी तीनों का उपयोग होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि गन धातु कांसे की एक किस्म है जिसका उपयोग पूर्व में आयुध के लिए किया जाता था। गन मेटल में 88% जो तांबा, 10% कह सकते हैं टिन और 2% लगभग जस्ता होता है। ठीक है, इसका उपयोग गियर और बैरिंग के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी आइंस्टाइन की खोज है। आइंस्टाइन की खोज बताइए कौन कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है उसकी खोज की थी, और साथ ही साथ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो क्या बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया। तो कालमापी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, जॉन हैरिसन। ठीक है, जॉन हैरिसन, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा। तो रक्त का स्कंदन न होने से, यानी कि रक्त का जो थक्का है वो नहीं बन पाता, जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रिज्म से होकर के गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सबसे अधिक जो डाइवर्जन करता है वो कौन सा रंग है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, और ये 7 रंगों में जो विभक्त होता है, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, वायलेट रंग का, और सबसे कम लाल कलर का। तो यहाँ पे हम बैंगनी को ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सबसे अधिक विचलित होता है। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को हाल ही में पूछा भी गया था ईएसआई एग्जाम्स में। ठीक है ना, ईएसआई के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा करके, लेकिन क्वेश्चंस यही था। अगर आपको ये क्वेश्चंस का जो इसका थ्योरी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, तो इसका कारण ये होता है कि पानी जमने पर जो होता है फैलता है, यानी कि इसका आयतन जो होता है वो फैलता है, इस वजह से पानी की पाइपें फट जाती हैं। देखिए छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, यानी आयतन बढ़ता है, और बंद पाइप में पानी के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पाइप पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, और इस वजह से जो परिणाम स्वरूप पाइप जो होती है वो फट जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो सही आंसर होगा निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो बताइए कि किसमें संवहन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो संवहन की क्रिया होती है वो द्रवों और गैसों में होती है। ठीक है, संवहन की क्रिया द्रवों और गैसों में होती है, जबकि ठोस में चालन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जिसको हम लोग CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है इसको प्रभावित करता है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाता है और शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण शरीर में सेल्स मरने लगते हैं और दम घुटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। और इस सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको टॉपिक्स वाइज करा करके कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ जो रोग होता है इसका कारण क्या है। फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है, किसके द्वारा होता है। तो ये विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा रोग पैदा करता है
जो निद्रा रोग है वो पैदा करता है कौन? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट वन है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है वो होता है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर पवन की गति को मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई, क्रोनोमीटर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं जहाज़ों में जो समय होता है उसको मापने क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोल्डर। अगला क्वेश्चन कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है किस लिए? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो पेन किलर के प्रयोग रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पेन किलर के रूप में। देखिए छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि एस्पिरिन जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, दर्द, बुखार या फिर सूजन के इलाज के लिए इसका प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह क्या है? एलोकेक यानी सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोकेक से एलोकेक किसे कहते हैं या फिर एलोकेक से किसे जानना जाता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड को एलोकेक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, द्रव्यमान सदिश राशि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, पानी में निम्नलिखित निलंबन में से किसे अक्सर दूध की तरह दिखाई देने के कारण मैग्नीशिया का दूध यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मैग्नीशिया का दूध यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशिया का दूध। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होता है आपको पता होगा फीमर, लेकिन यहाँ पे आपको फीमर ना देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उरु अस्थि को ही फीमर कहा जाता है। फीमर इंग्लिश वर्ड है लेकिन उरु अस्थि इसका हिंदी वर्ड है, ध्यान रखेंगे उरु अस्थि। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी 1971। ऑप्शन बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, क्योंकि आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, सॉरी W बराबर होता है ना, वर्क बराबर क्या होता है कि बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा। अगर हम एंगल को देखें तो यहाँ पे कॉस थीटा होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो गया, और यहाँ पे जो थीटा देख रहे हैं तो ये क्या होता है कि विस्थापन और बल के बीच लगने वाला कोण। तो इन तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे वस्तु के प्रारंभिक वेग यानी कि भी कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की आवर्तकाल बताइए। लोलक का जो आवर्तकाल होता है किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह AB का व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो आपको पता है कि रक्त जो होता है ब्लड ग्रुप क्या होता है, A, B, O और AB। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो AB होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि वो किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो AB का जो व्यक्ति है वो किसी भी रक्त समूह से ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसी को तो कहा जाता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वात्रिक रक्त ग्रहण करता। ठीक है, और जबकि O जो होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि कोई भी रक्त समूह से वो ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़ेरोफाइट्स किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि डायबिटीज़ रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वीटनर में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? डायबिटीज़ रोगियों द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है स्वीटनर, उसमें जो एनर्जी होती है वो 0 कैलोरीज होती है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
देखिए छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डायोड एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि दो इलेक्ट्रोड जिसमें एनोड और कैथोड कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ज़्यादातर जो डायोड होते हैं अर्धचालक सामग्री जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम या फिर सेलेनियम, इस तरह से कह सकते हैं। साधारणतः जो डायोड होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और वो हमारा होता है पायरोमीटर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि पायरोमीटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टीफन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, और वो कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए वेबर, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। अगला क्वेश्चन की पार्किंस रोग के खिलाफ उपचार के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंस रोग, सही आंसर रहता है कार्लसन, ठीक है, अरविंद कार्लसन, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, अरविंद कार्लसन एक स्वीडिश न्यूरोपैथोलॉजिस्ट हैं जो अपने काम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और पार्किंस रोग के इसमें प्रभावों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। डोपामाइन पर अपने काम के लिए कार्लसन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज जो होता है वो किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है, तो मास्टर कॉपी के रूप में डीएनए को जानते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डीएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। जो अमीबा होता है वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से भी जाना जाता है, पैरामीशियम में उत्सर्जक जो द्वारक होते हैं उसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी साइटोपायज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है, ठीक है, और ये साइटोपायज नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है, उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन से कि बारपिंड किस में पाया जाता है, बारपिंड जो होता है वो किस में पाया जाता है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मादा कायिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला होता है बारपिंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जब बर्फ के दो घनों यानी कि क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या होता है, दोनों चिपक कर के आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण होता है सहसंयोजक आकर्षण, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 50 MCQ कवर किया हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।